शुभोदय विद्यार्थियों, मेरा नाम ये अन्नपूर्णा है। मैं हिंदी प्राध्यापिका हूँ और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जनुआ में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को 5वां पाठ फूल और कांटा आधुनिक कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हम इससे पहले के पाठ में पढ़ चुके हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक उसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इसी कारण इनकी काव्य में राष्ट्रीयता भावना और विश्व बंधुत्व की भावना से भरे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीयता भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व मतलब संसार के प्रति भी बंधु भावना, मतलब संसार के सारे लोग, संसार के लोग, पूरे संसार के लोग भी हमारे बंधु ही हैं, हमारे भाई बहन ही हैं, कोई भी पराये नहीं है। इस भावना को लेकर इन्होंने अपने काव्य को लिखे हैं। उनका जन्म 1865 में 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था, लेकिन उन्होंने सिख धर्म में धर्म परिवर्तन करके उन्होंने अपना नाम भोला सिंह उपाध्याय में बदल डाला था। उनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था और उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में विद्यारंभ किया था अपने ही गांव में। सन 1879 में निजामाबाद के तहसीली पाठशाला से मिडिल वर्नाक्युलर की परीक्षा लिखकर उत्तीर्ण हुए थे इन्होंने और घर पर ही स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, फारसी, उर्दू, गुरुमुखी और बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था और उसके बाद में 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक बन गए थे और वहाँ थोड़ा समय अध्यापन का काम करने के बाद इन्होंने 1879 में कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण होकर कानूनगो का स्थायी पद प्राप्त किया था। कानूनगो उस समय का एक पद था। आज का समय का वह रेवेन्यू इंस्पेक्टर समान स्थायी पद है वह। और इस प्रकार उन्होंने कानूनगो स्थायी पद प्राप्त किए। उसके बाद में सन 1932 से लेकर 1941 तक उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अनौपचारिक रूप से शिक्षक का काम भी किए और वह भी शिक्षक का काम भी करने के बाद उन्होंने फिर निजी गांव में आकर मतलब निजामाबाद में आकर उन्होंने साहित्य सेवा करना आरंभ किए और उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति रह चुके हैं। 1952 में एक बार और 1934 में एक बार, 2 बार उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। और उनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया है 1938 में। यह तो उस समय का बहुत उच्चतम पुरस्कार था। साहित्य के लिए उस समय का उच्चतम पुरस्कार था तथा सम्मेलन के साहित्य वाचस्पति उपाधि से भी विभूषित किया गया। इनको मंगल प्रसाद पारितोषिक ही नहीं, उस समय इन्हें साहित्य वाचस्पति उपाधि से भी विभूषित किया गया है। लेकिन इस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार ने 1947 में 16 मार्च को हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य उपहार प्रदान करके भेंट करके इन्होंने संसार से विदा ली। इसका मतलब
1947 16 मार्च को इनका निधन हुआ था। इनके द्वारा लिखे इनकी कृतियाँ इस प्रकार है। काव्य प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून, चोखे चौपदे, चुप्ते चौपदे, बोलचाल, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच, कल्पलता, पारिजात और सत्सई आदि, ये सब काव्य हैं। और उसके बाद में उपन्यास, टेट हिंदी का टाट, अब्दकिला फूल, नाटक, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, समालोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ आदि इनकी रचनाएं हैं। साहित्य के अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं किए हैं। ये बात हम जान सकते हैं ये सब देखकर। हरिऔध जी की काव्य धारा युग की परंपराओं और मान्यताओं को साथ लेकर प्रवाहित हुई है। उनकी काव्य धारा जो है वह युग की परंपराओं को, विवेद युग की परंपराओं को, विवेद युग में जिस प्रकार के रचनाएं होते थे, जिस परंपराओं को लेकर, जिस मान्यताओं को लेकर उस समय के रचनाएं होते थे, उन सब परंपराओं को, उन सब मान्यताओं को लेकर इनकी काव्य धारा प्रवाहित हुई है। उसमें बुद्धिवादी युग का नया जीवन दर्शन, मानवीय दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील विचारधारा का समन्वय हुआ है। उनकी रचनाओं में बुद्धिवादी युग का नया जीवन दर्शन, उससे पहले के रचनाओं में बहुत सारे कल्पित होते थे, कल्पित कहानियाँ, कल्पित काव्य होते थे। लेकिन जब विवेद युग का आरंभ हुआ है, तत्कालीन समस्याओं को लेकर, तत्कालीन समाज में जितने भी समस्याएं हैं उनको लेकर यथार्थ घटनाओं के आधार पर लिखना आरंभ हुआ है। इसलिए बुद्धिवाद युग का नया जीवन दर्शन और मानवीय दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारधारा, इन सब का समन्वय है इनके काव्य। उन्होंने रस कलश, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में प्राचीन कथा की पृष्ठभूमि पर आधुनिक बुद्धिवादी जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी रस कलश, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास आदि काव्यों में प्राचीन कथा की पृष्ठभूमि, प्राचीन कथा की पृष्ठभूमि है, प्राचीन कथाएं हैं वो, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जो थीम है वो प्राचीन है, लेकिन उनको आधुनिक जीवन से, आधुनिक समस्याओं से समन्वय करके उन्होंने दर्शाया है हमें। रस कलश ब्रजभाषा में रचित प्रवर्तन कृति है। रस कलश जो है वह ब्रजभाषा में लिखी गई प्रवर्तन कृति है। यह रीति ग्रंथ है, यह रीति ग्रंथ है। रीति काल, आधुनिक काल में रीति काल का समय 1700 से लेकर 1900 तक का समय को रीति काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास में जब रीति काल के बारे में पढ़ाने का वक्त आता है, जब आपको रीति काल के बारे में पूरी तरह बताऊंगी मैं। अब तो ये तो रीति ग्रंथ है। रस कलश जो है वह रीति ग्रंथ है। इसमें अलंकार और नायिका भेद के बारे में लिखा गया है। ये रीति ग्रंथों का लक्षण है। अलंकार और नायिका भेद तो रीति ग्रंथों का लक्षण है। इसमें रीति काल की नायिकाएं लोक सेविका, देश प्रेमिका आदि के रूप में चित्रित की गई हैं। रीति काल के ग्रंथों में, ज्यादातर ग्रंथों में स्त्री को एक अलंकार वस्तु, स्त्री को एक पुरुष को मनोरंजन देने वाली वस्तु के रूप में चित्रित किया गया था अधिकतर कवियों के द्वारा। लेकिन हरिऔध जी की रस कलश में नायिका, ये रीति ग्रंथ होते हुए भी इस काव्य की नायिकाएं लोक सेविका और देश प्रेमिका आदि रूप में चित्रित की गई हैं। प्रिय प्रवास उनका कीर्ति स्तंभ है। प्रिय प्रवास जो है उनका कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। द्विवेदी युग में
खड़ी बोली भाषा को बहुत सारा आदरण प्राप्त हुआ है। खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जन सामान्य को समझ में आने वाली भाषा, जन सामान्य की भाषा में खड़ी बोली में लिखने का सुझाव दिया था उस समय के रचनाकारों को। इसलिए यह तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के रूप में नहीं, सामान्य नायक और नायिका के अपेक्षा इनको विश्व प्रेमी, विश्व सेवी और विश्व प्रेमी तथा राधा को, कृष्ण को विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में, राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। रूप गुण संपन्न राधा, रूप से भी संपन्न और गुण से भी संपन्न राधा को इस काव्य में प्रेम और लोकहित भावना के दोनों कुलों का स्पर्श करती हुई राधा की भावधारा प्रवाहित हुई है। रूप से और गुण से संपन्न राधा इस काव्य की नायिका है। इस काव्य में उनको प्रेम और लोकहित भावना के दोनों कुलों का स्पर्श, प्रेम और लोकहित भावना से भरी हुई नायिका के रूप में इनको चित्रित किया गया है। और एक काव्य वैदेही वनवास, वैदेही मतलब सीता, माँ सीता का वनवास उनका दूसरा महाकाव्य है। हरिओं जी का दूसरा महाकाव्य है ये। सीता परित्याग का प्रसंग पाठकों के हृदयों को द्रवीभूत कर देता है। सीता परित्याग का प्रसंग संदर्भ लोगों के निंदापूर्ण बातों से भगवान श्री राम गर्भवती सीता को जब वनवास भेजने का निर्णय लेते हैं, उन्हें लक्ष्मण को वह जिम्मेदारी सौंप देते हैं भगवान श्री राम कि इन्हें ले जाकर जंगलों में छोड़कर आओ। यह संदर्भ तो पाठकों के मन को द्रवीभूत कर देता है इस काव्य में। मतलब जो लोग उस काव्य को पढ़ते हैं, खास करके यह संदर्भ सीता को परित्याग करने का संदर्भ को पढ़ते हैं, उनका मन, पढ़ने वालों का मन द्रवीभूत हो जाता है। कला की दृष्टि से देखा जाए तो हरिओं जी ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं के सफल कवि है। दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार था, इसलिए दोनों भाषाओं में वो सफल कवि है। बोलचाल की भाषा, आम जनता की भाषा, जन सामान्य की भाषा से लेकर शुद्ध साहित्यिक तत्सम भाषा उन्होंने प्रयोग किया। बोलचाल की भाषा से लेकर शुद्ध साहित्यिक और तत्सम शब्दों से भरा हुआ, तत्सम मतलब संस्कृत से समान शब्दों का प्रयोग उनके काव्य में उन्होंने किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। प्रबंध मतलब एक महान पुरुष के जीवन के बारे में, या कोई कथा या काव्य एक ही विषय से संबंध रखने वाला काव्य, उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। और मुक्तक काव्य, उसमें अनेक बातों को कहा जाता है। एक दोहे से दूसरा दोहे को कोई संबंध नहीं रहता है। एक दोहे में एक विषय के बारे में कहते हैं और दूसरा दोहे में दूसरी विषय के बारे में कहा जाता है। जिस प्रकार कबीर के दोहे, रहीम के दोहे होते हैं, उनको मुक्तक काव्य कहते हैं। इन्होंने इस प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के रचनाएं किए हैं। प्रिय प्रवास में उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। जहाँ आवश्यकता पड़ने पर वहाँ उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य करते हैं हरिओं जी। उनके काव्य में मुख्यतः संयोग और वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य। प्रिय प्रवास राधा कृष्ण का काव्य है। प्रिय प्रवास के नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं, इसलिए संयोग और वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य रस का जिस प्रकार सूरदास जी ने किया था, उसी प्रकार
यहाँ पर भी हरिओ जी भी संयोग और वियोग श्रृंगार का और वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। इन्होंने ग्रामीण छंद, कवित्व और सवैया का प्रयोग किया है अपने काव्यों में, और यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, विभावना आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। इसलिए उन्होंने अपने काव्यों में इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सरलता, प्रांजलता, सरसता दिखाई देती है। सरलता मतलब बहुत आसान से समझ सकते हैं पढ़ने वाले। प्रांजलता का मतलब स्पष्ट, वेरी क्लियर। इस प्रकार सरसता भी दिखाई देती है इनकी भाषा में। हरिओ जी हिंदी की सार्वभौम कवि है तथा उनकी उद्भावनाएं सर्वथा मौलिक हैं। वे सार्वभौम कवि हैं, वे एक स्वतंत्र कवि हैं और उनकी उद्भावनाएं, उनकी इमोशंस जो हैं उनके निजी हैं, किसी के नकल नहीं हैं, वो मौलिक है। इसलिए ये सार्वभौम कवि कहा गए हैं। प्रस्तुत रचना में हरिऔध ने यह प्रतिपादित किया है कि जिस तरह एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों जन्म लेते हैं किंतु दोनों के गुण अलग होते हैं, इस रचना में कवि हरिऔध जी यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह एक ही पौधे में फूल और कांटा जन्म लेते हैं लेकिन दोनों के गुण अलग होते हैं, उसी तरह इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं लेकिन उनके गुण अलग होते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहिए? हम अच्छाई को अपनाना चाहिए, भलाई को अपनाना चाहिए, बुराई को परित्याग करना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए। हम अच्छाई का स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने दोहे में कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुण गहि पै परिहारी बारी विकार। इस दोहे का अर्थ यह है कि जड़ और चेतन दोनों का सृजन किया है करतार ने, विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने जड़ और चेतन दोनों की सृष्टि किए हैं, लेकिन संत हंस गुण गहि पै परिहारी बारी विकार। हंस की ये विशेषता होती है कि वो एक बर्तन में दूध डालकर उसके सामने, हंस के सामने रखने से वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ दूध को ही स्वीकार करता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह संत लोग भी अच्छाई को ग्रहण करते हैं। संसार में तो भला बुरा दो भी होते हैं, लेकिन हम भले लोग, अच्छे लोग क्या करते हैं, अच्छाई का स्वीकरण करते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों, आप भी संसार में भला बुरा दो भी है और आप हमेशा अच्छाई की ओर ही झुकना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। आप लोग घर पर एक बार हरिऔध जी के बारे में पढ़िए, उनके बारे में दोहराइए। कल मैं आपको कविता पाठ पढ़ाऊंगी। यह कक्षा यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।